400 पार का नारा दिया था। 400 पार अगर हुए होते तो शायद आज ये संशोधन हो जाता, लेकिन हो नहीं पाया। अब विधानसभाओं के हाथ में क्या ताकत है? यूपी में आप विशेष सत्र बुला रहे हैं, उत्तराखंड में आपने बुलाया, क्या कर लेंगे? ज़्यादा से ज़्यादा मेरे ख्याल से एक सिफारिश चले जाएगी दिल्ली को दोबारा, वो भी एक खाना पूर्ति जैसी स्थिति होगी, या फिर निंदा प्रस्ताव आ जाएगा विपक्ष के खिलाफ। और क्या होगा विधानसभा सत्र बुलाने से? जब टिकट देने की बारी आती है तो 33% तो क्या 15% टिकट भी कोई दे नहीं रहा है। तो मंशा अगर साफ होगी तो अभी दिख जाएगा कि भाई अगर नई केंद्र सरकार करती है तो क्या उत्तराखंड में आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी कोई महिला राज्यपाल लाएगा, कोई महिला मुख्यमंत्री आएगी, कुछ करेंगे ऐसा? क्या क्या बड़ा संदेश देंगे? तो अब आप देखिए अगर 33% आरक्षण लागू हो भी जाएगा तो इस प्रदेश में तो लोग ही नहीं है लड़ने के लिए, पूरे देश में नहीं है। और जो लोग पोजीशन पर गए भी हैं, जो विधायक बने, अगर आप देखिए कि आज उस हाउस के भीतर रेखा आर्य मिनिस्टर हैं और आप खबर पढ़ रहे हैं कि गिरधारी जो साहू है वो शासन चला रहे हैं। परिवारवाद तो चल ही रहा है, बीजेपी में भी चल रहा है, कांग्रेस में भी चल रहा है। आपका ये कहना है कि अगर ये आ भी गया 33% का आरक्षण, तो जो आम महिलाएं हैं, जो बीजेपी की हों चाहे कांग्रेस की, वो कार्यकर्तियां जो झंडा डंडा उठाकर चल रही हैं या वो राजनीति में आगे आकर कुछ काम करना चाहती हैं, उनको मौका नहीं मिलेगा। केवल जो पावर में बैठे नेता, बड़े नेता हैं, वो अपने परिवार को बढ़ाएंगे। अब आप बताइए, जब आप कहते हैं कि आपके पास प्रचंड बहुमत है, तो फिर आप जब सारे के सारे बिल आज तक पास हुए तो आज क्यों फेल हुआ? क्या आप स्वीकार कर रहे हैं कि आपका प्रचंड बहुमत खत्म हो गया? जो पार्वती दास विधायक है वो विधायक कैसे बनी? कि साहब पति मर गए थे इसलिए उनको विधायक बना दिया। चंद्रा पंत क्यों विधायक बनाई गई? क्योंकि पति मर गए थे। मुन्नी शाह क्यों विधायक बन गए? पति मर गए थे। सविता कपूर क्यों विधायक है? उनके पति मर गए थे। अब महिलाओं के तो बहुत सारे मुद्दे हैं, आंगनबाड़ी कार्यकर्तियां सड़कों पर हैं, इसके अलावा नारी न्याय यात्रा तो चल ही रही है उत्तराखंड में। शराब विरोध को लेकर महिलाएं इस वक्त बैठी हुई हैं। आज इस समय भी उत्तराखंड के दर्जनों इलाकों में शराब की दुकानों का विरोध महिलाएं कर रही हैं। तो महिलाओं के मुद्दे बड़े हैं। 30% का आरक्षण आप सरकारी नौकरी में उत्तराखंड में देते हैं, सरकार 3% और बढ़ा दे, 33 वहाँ भी कर दे। अभी तक चाहे जो भी पार्टी इस देश में राज कर रही हो, परिवार से बाहर 5% ही किसी ने काम किया होगा, अदरवाइज सब के सब फैमिली बैकग्राउंड से हैं। लोकसभा में परिसीमन से जुड़े अधिनियम के गिरने के बाद सत्ता पक्ष बीजेपी सड़कों पर उतर रही है। लोगों को मैसेज दिया जा रहा है कि महिला आरक्षण बिल दरअसल गिर गया है और इसकी पूरी जिम्मेदारी विपक्ष की है, और उसको लेकर कांग्रेस भी सामने से जवाब दे रही है। पूरे देश में अलग अलग जगह कांग्रेस प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जवाब दे रही है। सत्ता पक्ष बीजेपी बड़े कार्यक्रम आगे आने वाले समय में चलाने जा रही है। जो चुनाव होने हैं 2027 में जिन राज्यों में, वहाँ ज़्यादा फोकस है। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड 2 अहम राज्य हैं और इन दोनों राज्यों में आने वाले समय में चुनाव है, और उससे पहले विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया गया है। यूपी में भी बुलाया गया है, इधर उत्तराखंड में भी सरकार तैयारी कर रही है। 28 अप्रैल को विशेष सत्र होने जा रहा है विधानसभा का। मुद्दा होगा नारी शक्ति वंदन, जो बिल सरकार लेकर आई थी, उसके क्या फ़ायदे होने वाले थे और विपक्ष के कारण ये फ़ायदे महिलाओं को दरअसल अब मिलेंगे नहीं, इस बात को लेकर चर्चा होगी। ये सदन कितना महत्वपूर्ण होने वाला है, क्या चुनावी लिहाज से केवल एक राजनीतिक स्टेप है या यहाँ से कुछ अमृत भी निकलेगा इस मंथन से, उस पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ उत्तराखंड के वरिष्ठ पत्रकार गजेंद्र रावत इस समय मौजूद हैं। गजेंद्र जी, अब लोकसभा में जो कुछ होना था वो हो गया, देश ने देख लिया। परिसीमन होना था वो विपक्ष नहीं चाह रहा था। जो महिला आरक्षण बिल है वो तो जिंदा है, वो तो 2023 में ऑलरेडी पारित हो चुका था। तो अब क्या बचा उसमें? कुछ कहने और बताने के लायक अभी भी चीज़ें हैं? दरअसल जिस पिच पर भारतीय जनता पार्टी खेलना चाह रही थी, और मैं रितु खंडूड़ी का बयान पढ़ रहा था कि हाउस कॉल किया गया है। अब आप बताइए कि रितु खंडूड़ी विधानसभा अध्यक्ष क्यों बनाई गई? कौन सी योग्यता थी उनके अंदर? किस योग्यता के आधार पर टिकट दिया गया? उनकी एकमात्र योग्यता थी कि भुवनचंद खंडूड़ी की बेटी थी। भुवनचंद खंडूड़ी इस प्रदेश के मुख्यमंत्री हुए, और कोई आधार इसका नहीं है। तो जो रितु खंडूड़ी खुद कृपा के आधार पर
उस विधानसभा अध्यक्ष जैसे पद पर पहुंची हैं, उनको विधायक का टिकट दिया गया और अपने कार्यकर्ताओं की हत्या करके, जिन कार्यकर्ताओं ने वर्षों वर्षों तक उस पार्टी को बनाया, सींचा, इस लेवल पर लेकर आए, उन सब का हक मारने के बाद भूचंद खंडूड़ी की बेटी को टिकट दिया गया। तो सबसे बड़ा अन्याय तो वो है। तो अब आप देखिए, अगर 33% आरक्षण लागू हो भी जाएगा तो इस प्रदेश में तो लोग ही नहीं है लड़ने के लिए, पूरे देश में नहीं है। और जो लोग पोजीशन पर गए भी हैं, जो विधायक बने, अगर आप देखिए कि आज उस हाउस के भीतर रेखा आर्य मिनिस्टर हैं और आप खबर पढ़ रहे हैं कि गिरधारी जो साहू है वो शासन चला रहे हैं। आप खबरें पढ़ रही हैं कि जो पार्वती दास विधायक है वो विधायक कैसे बनी कि साहब पति मर गए थे इसलिए उनको विधायक बना दिया। चंद्रा पंत क्यों विधायक बनाई गई? क्योंकि पति मर गए थे। मुन्नी शाह क्यों विधायक बन गए? पति मर गए थे। सविता कपूर क्यों विधायक हैं? उनके पति मर गए थे। ये राज्य लक्ष्मी शाह सांसद क्यों हैं? क्योंकि उनके जो ससुर थे वो सांसद थे लंबे समय तक। उनके जो पति थे उनको टिकट दिया, वो जीत नहीं पाए तो इसलिए उनको दे दिया, उनकी बारी आ गई। ये जितने भी मतलब आप देखिए कि जितने लोग इन पोजीशन पर हैं, विधायक हैं, सांसद हैं, मंत्री हैं, ये इनमें से 5% काम भी खुद नहीं कर रहे हैं, इनके परिवार के लोग चला रहे हैं। अनुपमा रावत से पूछिए कि अनुपमा रावत जी आपका क्या कंट्रीब्यूशन था, तो वो बताएंगे साहब ये था कि हरीश रावत की बेटी से टिकट मिल गया। ममता राकेश के पति खत्म हो गए तो ममता राकेश से रिजाइन करा के उनको विधायक बना दिया गया। आप पूछिए मधु चौहान कहाँ से राजनीति में आई? कि साहब मुन्ना सिंह चौहान थे तो इसलिए उनकी पत्नी जो जिला पंचायत की अध्यक्ष बना गई 2 बार। रजनी भंडारी का उदाहरण है। रंजीत रावत की बहू है ब्लॉक प्रमुख, और कोई महिला नहीं मिली उन लोगों को वहाँ पर। तो ये जो तमाम जो लोग अभी तक पोजीशन पर आए भी हैं, वो बिना 33% आरक्षण के धरातल पर आने से पहले भी जो स्थितियाँ हैं, मेरा मानना है कि अगर ये आ भी गया तो निश्चित रूप से आपके पास अभी वो लोग नहीं हैं। और वो लोग आपके लिए इसलिए आपके पास नहीं हैं क्योंकि आपने अभी भी इस पूरे फॉर्मेट में परिवार से बाहर की पॉलिटिक्स को सोचा ही नहीं है। देहरादून के भीतर ही आप देख रहे हैं, आज वहाँ पर पता चल रहा है कि गणेश जोशी की बेटी दावेदार हो गई है। कह रही जी अगर मेरे पिताजी की बारी थोड़ा दाईं बाएं होती तो नेहा जोशी को टिकट दो। वो लड़की अपने नाम के आगे अपने पति की जात नहीं लिख रही है, जायसवाल हैं क्या वो। रमेश पोखरियाल निशंक की बेटी टिकट चाहिए। तो ऐसे जो तमाम लोग, अगर वो नारी शक्ति वंदन जो अधिनियम में आ भी जाएगा धरातल पर, तो सबसे बड़ा संकट इस बात को लेकर है कि आप उसके लिए लोग कहाँ से लेकर आएंगे। लोग इसलिए नहीं आ सकते हैं क्योंकि अभी तक चाहे जो भी पार्टी इस देश में राज कर रही हो, परिवार से बाहर 5% ही किसी ने काम किया होगा, अदरवाइज सब के सब फैमिली बैकग्राउंड से हैं। आप ये कह रहे हैं कि जैसे हम प्रधानपति देखते आए अभी तक, अब आप विधायक पति, सांसद पति देखेंगे। और चूंकि परिवारवाद तो चल ही रहा है, बीजेपी में भी चल रहा है, कांग्रेस में भी चल रहा है, आपका ये कहना है कि अगर ये आ भी गया 33% का आरक्षण, तो जो आम महिलाएं हैं, जो बीजेपी की हों चाहे कांग्रेस की, वो कार्यकर्तियां जो झंडा डंडा उठाकर चल रही हैं या वो राजनीति में आगे आकर कुछ काम करना चाहती हैं, उनको मौका नहीं मिलेगा। केवल जो पावर में बैठे नेता, बड़े नेता हैं, वो अपने परिवार को बढ़ाएंगे। भारतीय जनता पार्टी ने 2022 के चुनाव में 2 टिकट काटे, चैंपियन का टिकट काटा और देश राज कर्णवाल का। ये दोनों हरिद्वार में लड़ते हैं और इनको ढूंढ ढूंढ के कोई कार्यकर्ता नहीं मिला। चैंपियन की बीबी को लड़वा दिया और देश राज कर्णवाल की बीबी को लड़वा दिया। मतलब आप संदेश क्या देना चाह रहे हैं कि आप कर क्या रहे हैं? आप जब एक हिमांशु बिजरवाण है नरेंद्र नगर में विधायक नहीं बन पाए, अपनी पत्नी को जो है चेयरमैन बना दिया। आप बिशन सिंह चुफाल को कोई ढूंढ ढूंढ के जिला पंचायत के लायक मेंबर नहीं मिला, कोई अपनी जो है बेटी को बना दिया। हमारा मानना है कि आप जब तक इस प्रदेश के भीतर जहाँ कहीं भी वुमेन एम्पावरमेंट को लेकर सिर्फ कागज़ों पे काम करेंगे, तो आप अगर जाके अभी केदारनाथ में जाके पूछिए जरा कि आशा नौटियाल से ज़्यादा आशा नौटियाल के पति काम करते हुए आपको दिखाई देंगे। आप सविता कपूर के घर चल जाइए, सविता कपूर के दोनों बेटा वहाँ हैंडल कर रहे हैं चीज़ों को। ये प्रत्येक उन लोगों के साथ जुड़ी हुई है जो लोगों को इस प्रकार कृपा के आधार पर दिया गया। इसीलिए अगर वास्तव में ये जो महिला आरक्षण वाला जो विषय है धरातल पर उतरा भी, इन लोगों के पास दोनों राजनीतिक दल जो मुख्य रूप से भी शासन चलाते रहे, इनके पास इन्होंने किसी ऐसे कार्यकर्ता को तैयार करने का काम नहीं किया। इसीलिए जो सांसद बने हैं, विधायक बने हैं, जिला पंचायत के अध्यक्ष हैं, ब्लॉक प्रमुख हैं, मेयर हैं या जितने भी लोग बने हैं, इनमें से आपको 90% वही फैमिली बैकग्राउंड के लोग दिखाई देंगे। और अब तो कोई पूछ भी नहीं रहा कि भाई आखिरकार बताइए कि सुरेंद्र सिंह नेगी की पत्नी
मेयर रही वहाँ पर कोटद्वार में, उनका नाम क्या था, लोग भूल गए नाम। लोग ये जानते हैं कि हाँ नेगी साहब का जो है शासन है। तो ये जो तमाम जो फॉर्मेट्स हैं राजनीति के, ये तब तक धरातल पर नहीं आएंगे जब तक आप वास्तव में उस आरक्षण को लाने से पहले लोगों को इतने राइट्स नहीं देंगे, उन महिलाओं को इस प्रकार से एम्पावर नहीं करेंगे कि वो अपने मन से सोच सके कि अगर आज जनता के 10 प्रतिनिधि जो जनता उनके घर पे आ रखी है, उनके किसी कागज़ को साइन करना है, तो ट्रेनिंग जब तक नहीं होगी, और जब ट्रेनिंग नहीं होती है तो उस ट्रेनिंग न होने का सबसे बड़ा जो नुकसान है वो हमें उस ऋतु खंडूड़ी के रूप में ही दिखाई दे रहा है कि आज वहाँ पर 4 साल हो गए, दल बदल की फाइल दबा रखी है। वो महिला विधानसभा अध्यक्ष जैसे संवैधानिक पद पर बैठने के बावजूद भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय जाती हैं। भारतीय जनता पार्टी के अभी तो झंडा उठा रखा था, हाथ में कोटद्वार में झंडा उठा रखा था। इतनी बड़ी बात, मतलब आप देखिए कि इस प्रकार के जो लोग, जो मिसफिट लोग हैं, जो इस लायक नहीं है कि उन पदों को संभाल सकें, तो जब तक ट्रेनिंग का पार्ट नहीं होगा कि आपने फाइल क्यों दबा रखी है, आपसे कोई पूछ नहीं रहा है, आपके क्या संवैधानिक अधिकार हैं, आपकी ट्रेनिंग हुई नहीं हुई, ये सब चीज़ें जब तक नहीं होंगी, आप 33% लाइए, 50% लाइए, जितना परसेंट लाएंगे, आपको हर विधायक के घर के बाहर, हर महिला विधायक, सांसद, मंत्री या मुख्यमंत्री के घर के बाहर, रेखा गुप्ता के पति तो आपने सरकारी बैठकों में देख लिए बैठे हुए, दिल्ली की मुख्यमंत्री के पति बैठ रहे हैं सरकारी बैठक में। ये इस देश के लिए मतलब एक बहुत बड़ी चुनौती है। आप अगर मतलब थोप भी देंगे, आप सोचेंगे कि आप जनसंख्या के आधार पर कर देंगे, आप भौगोलिक आधार पर नहीं करना चाहते हैं। हालांकि ये जो विषय है इसका मुझे लगता है कि जो उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में जो इसका दूसरा फॉर्मेट था कि भाई परिसीमन होगा तो सीटें बढ़ जाएंगी, 105 सीटें आएंगी, जिस दिन ऐसा होगा तो उस दिन मुझे लगता है कि उत्तराखंड के लिए सबसे बड़ा नुकसानदायक दिन होगा वो। और उत्तराखंड की जो पहचान है पहाड़ के स्टेट के रूप में, वो आपको तराई के मैदान के, हरिद्वार के स्टिंगबाज जैसे ये जो लोग हैं, ये भड़ाना जैसे जो लोग हैं, इनके हाथों में उत्तराखंड जो है चला जाएगा, और वो दिन इस स्टेट के लिए सबसे घातक होगा। लोकसभा में तो जो संशोधन विधेयक था वो तो गिर गया है। अब नई संसद बनाई गई थी, उतनी सीटें भी बनाई गई थी। बीजेपी की कोशिश पहले से थी कि भैया वो 800 से ऊपर सांसद होंगे, अब तो उसके लिए व्यवस्था पहले कर दी गई थी। अब न जाने कब वो समय आएगा। 400 पार का नारा दिया था, 400 पार अगर हुए होते तो शायद आज ये संशोधन हो जाता, लेकिन हो नहीं पाया। अब विधानसभाओं के हाथ में क्या ताकत है? यूपी में आप विशेष सत्र बुला रहे हैं, उत्तराखंड में आपने बुलाया, क्या कर लेंगे? ज़्यादा से ज़्यादा मेरे ख्याल से एक सिफारिश चले जाएगी दिल्ली को दोबारा, वो भी एक खाना पूर्ति जैसी स्थिति होगी, या फिर निंदा प्रस्ताव आ जाएगा विपक्ष के खिलाफ। और क्या होगा विधानसभा सत्र बुलाने से? वो विधानसभा सत्र मुझे लगता है कि अपनी नाकामी का ठीकरा दूसरों के सर फोड़ने की से ज़्यादा नहीं है। अब आप बताइए, जब आप कहते हैं कि आपके पास प्रचंड बहुमत है, तो फिर आप जब सारे के सारे बिल आज तक पास हुए तो आज क्यों फेल हुआ? क्या आप स्वीकार कर रहे हैं कि आपका प्रचंड बहुमत खत्म हो गया? आप ये मान रहे हैं कि जो शुरू के जो 2 कार्यकाल थे मोदी 1 और 2 गवर्नमेंट के, उसके बाद जब आज आप यहाँ कर फंस गए तो आपने घमंड में आकर अपना फेस सेविंग के लिए, अपनी आगे की राजनीति को बचाने के लिए ये कोई पैंतरा चला, जब आपको स्पष्ट रूप से मालूम था कि आपके पास उस लायक बहुमत नहीं है कि आप जो है उस कानून को बदल सकें, उसको जो है अमली जामा पहना सकें, उसको धरातल पर उतार सकें, तो क्या आपने बंगाल का चुनाव जीतने के लिए किया, तमिलनाडु के वोटर्स को प्रभावित करने के लिए किया, या अब अपकमिंग डेज़ में उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पंजाब, हरियाणा, जहाँ 4-5 राज्यों में इलेक्शन होने हैं, क्या आप उन मतदाताओं के भावनाओं से फिर खेलना चाहते हैं? ये वो तमाम सवाल हैं जो आज की तारीख में बता रहा है कि ये जो सत्र बुलाया जा रहा है, इस सत्र इस अपनी नाकामी का ठीकरा दूसरों के सर फोड़ने के अलावा कुछ नहीं है। अदरवाइज़ जब आपकी प्रचंड बहुमत की सरकार तमाम राज्यों में है तो आपने जो मर्जी किया, पास हुआ सब कुछ, ये जानते हुए कि आपके पास उस लायक का बहुमत लोकसभा राज्यसभा में नहीं है, आप क्यों लेकर आए? और कितनी बड़ी गजब की बात है कि मतलब वो रिजेक्ट होने के 10 मिनट के अंदर बड़ी बड़ी तख्तियाँ उसमें लहरा रही हैं संसद के। मतलब वो कैसे पहले छपकर आपको मालूम था ये सब कर रहे हैं? तो जनता की भावनाओं से खेलने का जो ये खेल है, ये तो आने वाले समय में उत्तराखंड की जनता भी भुगतेगी और पूरे देश के वो लोग भुगतेंगे। लेकिन असल बात यही है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि अब आपने जो आपके अब तक के जितने प्रोग्राम फेल हो गए हैं, वो सब फेलियर का आप एक ऐसा मामला बनाना चाह रहे हैं।
आपको लगता है कि 50% आबादी महिलाओं की है, जहाँ टिकट देने में आप बहुत कंजूसी बरतते हो, जब टिकट देने की बारी आती है तो 33% तो क्या 15% टिकट भी कोई दे नहीं रहा है। तो मंशा अगर साफ होगी तो अभी दिख जाएगा कि भाई अगर नहीं केंद्र सरकार करती है तो क्या उत्तराखंड में आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी कोई महिला राज्यपाल लाएगा, कोई महिला मुख्यमंत्री आएगी, कुछ करेंगे ऐसा क्या? क्या बड़ा संदेश देंगे? क्या मिनिस्टरशिप में जो सिर्फ 2 महिलाएं रखी गई हैं तो क्या उनको बढ़ाया जाएगा? वहाँ आप उनका रेशो बढ़ाकर कोई संदेश देंगे? एक ही है एक विधानसभा। हाँ, अभी तो एक ही है मात्र। तो क्या आपको ऐसा संदेश देंगे? या फिर ये जो परिवारवाद से निकली हुई जो महिलाएं हैं, इनको घर बिठाकर आप ग्रास रूट का जो कोई कार्यकर्ता आपका है, आप उनको टिकट देकर निश्चित रूप से एक संदेश देंगे कि आप परिवारवाद के खिलाफ हो और अब ये सब नहीं चलने वाला। इसलिए जो हाउस कॉल हो रहा है, इस हाउस कॉल होने से मुझे नहीं लगता कुछ बहुत परिवर्तन होगा और ये सिर्फ गला साफ करने से ज़्यादा कुछ नहीं होगा। या फिर अब लोगों में चर्चाएं हैं, मैं कह तो नहीं सकता, लेकिन अब महिलाओं के तो बहुत सारे मुद्दे हैं। आंगनबाड़ी कार्यकर्तियां सड़कों पर हैं, इसके अलावा नारी न्याय यात्रा तो चल ही रही है उत्तराखंड में। शराब विरोध को लेकर महिलाएं इस वक्त बैठी हुई हैं। आज इस समय भी उत्तराखंड के दर्जनों इलाकों में शराब की दुकानों का विरोध महिलाएं कर रही हैं। तो महिलाओं के मुद्दे बड़े हैं। 30% का आरक्षण आप सरकारी नौकरी में उत्तराखंड में देते हैं, सरकार 3% और बढ़ा दे, 33 वहाँ भी कर दे। कुछ इस तरह के नीतिगत फैसले, उससे जुड़े हुए विधेयक, कोई स्टेप आपको नज़र आ रहा है जब महिलाओं के लिए कुछ कर दे सरकार इस सत्र में? वो कुछ नहीं करेंगे, वो सिर्फ और सिर्फ फेस सेविंग का किया जा रहा है। चूँकि एजेंडा वही है कि संसद में मुँह की खानी पड़ी और वो मुँह की खाने के बाद अपनी फेस सेविंग के लिए सब हाउस कॉल किया जा रहा है और इससे इस प्रदेश का कभी भला नहीं होने वाला। और हमारा मानना भी है कि अगर ये बड़ा संदेश देना चाहेंगे तो इनको बताना पड़ेगा कि इन्होंने राज्यपाल बदल दिए, मुख्यमंत्री बदल दिए, मंत्री बदल के सब जो है महिलाएं ले आए और ये जो परिवारवाद की विष बेल से जो निकले हुए हैं इन सबको घर बैठाएंगे। महिलाओं के हित में अगर आपको काम करना है तो आप देखिए कि चौराहों पर जो होमगार्ड की महिलाएं काम कर रही हैं, इस 34-35 डिग्री टेम्परेचर में आपने जगह जगह वो खड़े कर रखे हैं, ऑफिसों के बाहर वो कर रहे हैं, वो चपड़ासी वाला काम वो कर रहे हैं। आप उनके हित में क्यों नहीं काम कर सकते? ऐसे वो तमाम इश्यूज़ है जिन पर काम किया जा सकता है। और हम तो हर दिन अखबारों में खबर पढ़ रहे हैं, आज की भी खबर है कि आज सुबह सुबह 60 वर्षीय एक महिला को गुलदार ने मार दिया है। इस प्रदेश में तो हर कदम पर मौत घूम रही महिलाओं के पीछे, वो घास काटने जाता। ज़्यादा महिलाओं का निश्चित रूप से आदमी अपने घर से बाहर चले गया, रोजी रोटी के लिए चले गया, वो 7-6 महीने में घर आ रहा है, लेकिन उस घर को पूरा व्यवस्थित करने का जो जिम्मेदारी है उन महिलाओं की है। और वो कल के दिन रबर स्टैम्प बनकर न रह जाएं, ऐसी जब तक कोई ठोस बात नहीं होगी तो मेरा मानना है कि ऐसे एक नहीं 10 आप हाउस बुला लीजिए, उससे भला नहीं होगा। नहीं, उनको तो लगेगा ना, कितना अच्छा लगेगा जब विधानसभा अध्यक्ष महिला हैं और विधानसभा के भीतर बीजेपी की 6 विधायक हैं, 1 मंत्री हैं, उनमें से कांग्रेस के पास 2 ही विधायक हैं महिला के नाम पर। तो तस्वीरें तो बीजेपी के लिए ठीक ठाक है ना, देखने लायक। इस प्रदेश में तस्वीरें आपने तब भी देखी जब 57 सीटें आई थी, आपने उस समय भी देखी जब 47 सीटें आई, और आपने इनको बार बार बदलते हुए देखा है, बहुत सारी चीज़ें करते हुए देखा। हमारा मानना है कि आपकी ईमानदारी उसमें झलक जाएगी कि आप उस सदन से बिल पास करा के लाओगे या अपने पॉलिटिकल एंगल से बताओगे कि भाई अगले जो चुनाव होने जा रहे हैं उस चुनाव में हम 33% महिलाओं को टिकट देंगे, कम से कम 23 टिकट महिलाओं के। निश्चित रूप से अगर वो स्पष्ट कर देंगे तो निश्चित रूप से उनका ऐज माना जाएगा कि हाँ भाई उन्होंने कुछ प्लस किया है। लेकिन अगर आप वो करने की बजाय सिर्फ वहाँ गला साफ करने जाओगे और मोदी वंदना में मतलब जो उसको कन्वर्ट करने की कोशिश करोगे तो मेरा नहीं मानना उससे भला होगा कुछ। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। तो 28 अप्रैल को उत्तराखंड सरकार ने एक विशेष सत्र बुलाया है जिसमें चर्चा होनी है। नारी सशक्तिकरण को लेकर एक स्लोगन भी दिया गया है विधानसभा अध्यक्ष की ओर से कि कैसे महिलाओं के जो अधिकार हैं, आर्थिक रूप से, सामाजिक तौर पर, राजनीतिक रूप से आरक्षण देने का मसला था वो तो हो ना पाया। अब इस मुद्दे को क्या जिंदा रखने की कोशिश है सत्ताधारी दल बीजेपी की ओर से, क्योंकि आगे चुनाव खड़ा है। बड़ी बात जो वरिष्ठ पत्रकार गजेंद्र रावत कह रहे हैं, जो इशारा उन्होंने किया है अभी आगे की भविष्यवाणी के तौर पर कि अगर महिला आरक्षण राजनीति में महिलाओं की हिस्सेदारी बढ़ाने को लेकर अगर बीजेपी वास्तव में संवेदनशील है और अगर वो चाहती है ये मैसेज देना, तो ठीक टिकट बंटवारे में चीज़ें दिखाई देंगी। कम से कम 23 टिकट
अगर बीजेपी इस बार महिलाओं को दे देती हैं और उसमें खासकर ये ध्यान रखा जाए कि कोई परिवारवाद जैसा मसला ना हो कि किसी विधायक पूर्व मंत्री की पत्नी है या फिर बेटी हैं या पुत्र हैं, ये सब हटाकर किसी आम कार्यकर्ता जो महिलाएं हैं उनको टिकट दे दें, 23 टिकट कांग्रेस भी दे दे अपनी तरफ से, तो एक सार्थक पहल होगी कि हाँ बीजेपी संजीदा है। वरना ये जो सत्र है ये केवल मुद्दे को जिंदा भर रखने की कोशिश मानी जाएगी। कैमरामैन मयूर उपाध्याय के साथ हेम भट्ट, जय भारत टीवी। आप देख रहे हैं जय भारत टीवी।